दोस्तों आज हम MPPSC 2020 की यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी क्लास सेकंड पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों MPPSC क्या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है, ठीक है, तो उसमें मेरी फर्स्ट क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास हो चुकी है इसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसमें डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में पी प्रकार एन प्रकार क्या होता है, कैसे ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, क्या होता है, हमने पढ़ चुका है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड आज क्लासेस है, ठीक है। तो दोस्तों MPPSC में टोटल 10 यूनिट है, तो जो 9 यूनिट है तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, संचार प्रौद्योगिकी, यही सब है। तो हम ये हमारी सभी क्लासेस होंगी इसके बारे में, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ से MP के PT में और प्लस मेंस में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इसका आविष्कार 12 सितंबर 1958 को जय किल्वी ने किया, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार 12 सितंबर 1958 को कौन किया दोस्तों? तो जैक किल्वी ने किया, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का 1960 में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो IC या इसको माइक्रोचिप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बना होता है। मान लीजिए कोई परिपथ है जिसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये इससे मिलकर बना होता है। तो ये IC जो है, माइक्रो जो चिप है, इसका डेवलपमेंट 1960 में हुआ है। ये दो टाइप से होता है, डिजिटल एकीकृत परिपथ और एनालॉग एकीकृत परिपथ। डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट DIC, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बोलेंगे AIC और इसको DIC। तो डिजिटल एकीकृत परिपथ 4 टाइप से होता है: प्रोग्रामिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, मेमोरी चिप, लॉजिक चिप, ठीक है। थर्ड, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ, इंटरफेस इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार 12 सितंबर 1958 में जैक किल्वी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट 1960 में हुआ। ये दो टाइप से होता है: डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट और एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट। तो डिजिटल एकीकृत परिपथ में प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट, नेक्स्ट मेमोरी चिप एंड लॉजिकल चिप, थर्ड पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटरफेस इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें ने डायोड पढ़ा चुका और अर्धचालक क्या होता है, तो आज इसका बेसिक पढ़ेंगे। अतिचालकता, ठीक है, तो कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं की विद्युत चालकता इतनी बढ़ जाती है कि वह सामान्य विद्युत नियमों का पालन नहीं कर सकती। इस चालकता को ही अतिचालकता कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अतिचालकता क्या है? कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं को विद्युत चालकता इतनी बढ़ जाती है कि वह सामान्य विद्युत नियमों का पालन नहीं करती। इस चालकता को ही एकीकृत चालकता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चालकता अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों
कि कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं की विद्युत चालकता इतनी बढ़ जाती है कि वे सामान्य विद्युत नियमों का पालन नहीं करती। इस चालकता को ही अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अतिचालकता की खोज कब की गई दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए 1911 में केमरलिंग ओवेंस ने यदि पारे को 4 डिग्री नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत को पूर्व सुचालक बना देता है। ठीक है, तो अतिचालकता की खोज 1911 में केमरलिंग ओवेंस ने किया और उन्होंने ये बोला यदि पारे को 4 डिग्री नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्व सुचालक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अतिचालकता का वीसीएस सिद्धांत क्या होता है? तो 1957 में जॉन वर्ल्डिन और लियोन कपूर और रॉबर्ट फिशर ने यह सिद्धांत दिया कि जिसे उनके नाम पर वीसीएस सिद्धांत कहा गया। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा वीसीएस सिद्धांत क्या है, ये किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए वीसीएस सिद्धांत ये अतिचालकता का सिद्धांत है, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दीजिए अगर उसमें रहेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शन रहेगा, चालकता नहीं रहेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वीसी यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा अतिचालकता से। ठीक है, तो 1957 में जॉन वर्ल्डिन, लियोन कपूर, रॉबर्ट श्रीफर ने अतिचालकता का जो विशेष सिद्धांत है तो 3 लोगों ने दिया 1957 में। जॉन वर्ल्डिन मतलब वी, लियोन कपूर मतलब सी, लियोन कपूर और रॉबर्ट शिफर, और इन्हीं के नाम पे वीसीएस सिद्धांत रखा गया। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रथम बार लगभग सभी अतिचालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या की। ठीक है, तो इस सिद्धांत को प्रथम बार सभी अतिचालक पदार्थों के गुणों का व्याख्या की। ठीक है, तो अतिचालकता का विशेष सिद्धांत किससे रिलेटेड है दोस्तों? विशेष सिद्धांत क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए 1957 में 3 वैज्ञानिकों ने, जॉन वर्ल्डिन, लियोन कपूर, रॉबर्ट फिशर ने सिद्धांत दिया और उन्हीं के नाम पर विशेष सिद्धांत रखा गया। और इस सिद्धांत का प्रथम बार लगभग सभी अतिचालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या की। ठीक है, और अतिचालकता दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 1911 में केमरलिंग ओवेंस ने बोला यदि पारे को 4 डिग्री नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्व सुचालक बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए अतिचालकता क्या होती है तो कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं की विद्युत चालकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह सामान्य विद्युत नियमों का पालन नहीं करता। इसी अतिचालकता को ही अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अतिचालकता का विशेष सिद्धांत आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अतिचालकता कैसे विशेष सिद्धांत किससे संबंधित है? तब जवाब होना चाहिए अतिचालकता से। यह 3 वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है। 1957 में कौन कौन से हैं? जॉन वर्ल्डिन, लियोन कपूर और रॉबर्ट फिशर ने, और उन्हें प्रथम बार सभी अतिचालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या की। ठीक है, क्लियर? तो वीसीएस सिद्धांत जो है थ्योरी उसके अनुसार अतिचालकताओं में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते, वे जोड़े बनाकर गति करते हैं जिसे कूपर बॉन्ड कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों एग्जाम में कूपर बॉन्ड क्या है, किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए अतिचालकता से है। ठीक है, तो वीसीएस सिद्धांत, ठीक है, वीसीएस सिद्धांत में, या कि फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं वीसीएस थ्योरी।
तो विशेष सिद्धांत के अनुसार अतिचालकताओं में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते, वे जोड़ी बनाकर गति करते हैं, जिसे कूपर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये बॉन्ड समान इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होते हैं, वे बोसान की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो विशेष सिद्धांत के ये बॉन्ड समान इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होते हैं, ये बोसान की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो आपसे दो चीजें पूछेंगे दोस्तों, विशेष सिद्धांत, ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्या पूछेगा, कूपर बॉन्ड किससे संबंधित है? तो आप क्या अर्धचालकता से बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन इससे बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से। कूपर बॉन्ड अर्धचालकता में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करती, वे जोड़ बनाकर गति करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कूपर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। और ये बॉन्ड सामान्य इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होते हैं, वो बोसान की तरह काम करते हैं। ठीक है। कूपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की घूर्णन दिशा भी बिल्कुल विपरीत होती है, अतः औसत घूर्णन शून्य हो जाता है। ठीक है। ये भी आप वो कर लीजिए कि कूपर बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन दिशा भी बिल्कुल विपरीत होती है, अतः औसत घूर्णन शून्य हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी अध्ययनों से पता चला है कि जब अतिचालक को क्रांतिक तापमान Tc के नीचे ठंडा किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गुण पर्याप्त मात्रा में बदल जाता है, परंतु क्रिस्टल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः शून्य अवरोध प्राप्त होता है, जिससे विद्युत निर्बाध प्रभावित होती रहती है। ठीक है। तो दोस्तों विशेष सिद्धांत क्लियर हुआ। विशेष सिद्धांत 1957 में 3 वैज्ञानिकों ने खोज किया, और विशेष सिद्धांत के अनुसार ही अर्धचालकताओं में इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्र गति नहीं करते, वे जोड़ी बना के गति करते हैं, इसलिए इसको कूपर बॉन्ड कहते हैं। कूपर बॉन्ड ये सामान्य इलेक्ट्रॉन से अलग होते हैं, ये बोसान की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। कूपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन दिशा बिल्कुल विपरीत होती है, अतः औसत घूर्णन शून्य हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स-रे को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। तो अध्ययनों से पता चला है जब अतिचालक का क्रांतिक तापमान Tc से नीचे ठंडा किया जाता है, तो तापमान से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण पर्याप्त मात्रा में बदल जाता है, परंतु क्रिस्टल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः शून्य अवरोध प्राप्त होता है, जिससे विद्युत निर्बाध प्रभावित होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो आपकी चीज़ें दोस्तों समझ में आ गई। आपसे यहाँ से एक चीज़ ये चीज़ पूछेगा, कूपर बॉन्ड, ठीक है, और एक्स-रे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अर्धचालकता को क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण पर्याप्त मात्रा में बदला जाता है, परंतु क्रिस्टल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः शून्य अवरोध प्राप्त होता है, जिससे विद्युत निर्बाध प्रभावित नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, 1972 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोग को मिला है, जॉन बोल्डीन, लियोन कूपर, रॉबर्ट श्रिफर। ठीक है। तो 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोग को मिला है, किन किन को, जॉन बोल्डीन, लियोन कूपर, रॉबर्ट श्रिफर। ठीक है। तो जो ये विशेष का सिद्धांत दिए हैं 1957 में, ठीक है दोस्तों, तो इनको 1972 में नोबेल का पुरस्कार मिला। तो इन लोगों ने VCS सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1957 में किया, और इन तीनों को 1972 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। और विशेष सिद्धांत से ही कूपर बॉन्ड निकलता है। ठीक है।
तो 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, जिन्होंने बीसीएस का सिद्धांत 1957 में दिया था। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? जॉन वर्ल्डेन, लियोन कूपर, रॉबर्ट फिशर। इन्हीं को ही सुपर कंडक्टिविटी के लिए बीसीएस सिद्धांत के लिए दिया गया, जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अर्धचालकता दो टाइप से होती है, टाइप 1 अर्धचालकता, टाइप 2 अर्धचालकता। ठीक है, तो अर्धचालकता टाइप 1 अर्धचालकता और टाइप 2 अर्धचालकता। ठीक है, तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं टाइप 1 अर्धचालकता। इस श्रेणी में शुद्ध धातुएं और उपधातुएं आती हैं। ये कमरे के तापमान पर सामान्यता पर थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनका तापमान क्रांतिक तापमान से सामान्यता अत्यंत निम्न होता है, जो 0 और 10 केल्विन -273 से 263 के बीच में होता है। इन्हें अर्धचालक की तरह व्यवहार करने हेतु अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो टाइप 1 अर्धचालकता दोस्तों किसको बोलते हैं? इस श्रेणी में शुद्ध धातुएं और उपधातुएं आती हैं। ये कमरे के तापमान पर सामान्य ताप से थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनका तापमान क्रांतिक तापमान से सामान्यतः अत्यंत निम्न होता है, जो 0 और 1 के केल्विन 273 से 263 केल्विन के बीच होता है। इन्हें अर्धचालकता की तरह व्यवहार करने हेतु अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए टाइप 1 अर्धचालकता क्या है दोस्तों, तो इस श्रेणी में शुद्ध धातुएं और उपधातुएं आती हैं। ये कमरे के तापमान पर सामान्य ताप पर थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनका तापमान क्रांतिक तापमान से सामान्यता अत्यंत निम्न होता है, जो 0 से 10 केल्विन मतलब -273 से 263 के बीच होता है। इन्हें अर्धचालक की तरह व्यवहार करने हेतु अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। समझ में आया दोस्तों? मतलब जो कमरे के तापमान पर सामान्य ताप से थोड़ी चालकता प्रदर्शित करते हैं, तो इनका क्रांतिक तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। इन्हें अर्धचालकता की तरह व्यवहार करने हेतु अत्यधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ताकि धातु की संरचना में उपस्थित परमाणुओं के कंपन को धीमा या कम करके इलेक्ट्रॉन्स का बाधित प्रभाव हो सके। यह बीसीएस सिद्धांत, बीसीएस थ्योरी, बीसीएस थ्योरी में कूपर पेयर यही कार्य करते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनको 1973 में नोबेल प्राइज मिला। ये 1957 में बीसीएस थ्योरी आई। तो टाइप 1 अर्धचालकता धातु की संरचना में उपस्थित परमाणुओं के कंपन को धीमा या कम करके या इलेक्ट्रॉन्स को बाधित रहित प्रवाह हो सके। बीसीएस थ्योरी में कूपर पेयर यही कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 1 अर्धचालकता। ठीक है, इस श्रेणी में अर्धचालक धात्विक यौगिक और मिश्र धातुओं के बने होते हैं। इनका क्रमिक तापमान सामान्य ताप से 10 से 11 केल्विन के मध्य होता है। ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते। टाइप 2 श्रेणी का प्रथम अर्धचालक यौगिक लेड विस्मित की मिश्र धातु 1930 में मिश्र धातु निर्मित की गई। टाइप 2 श्रेणी में अर्धचालक कठोर हार्ड अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? अर्धचालक या कठोर अर्धचालक भी बोलते हैं। ठीक है,
तो टाइप 2 अतिचालक इस श्रेणी में अतिचालक में धात्विक यौगिक और मिश्र धातुओं से बने होते हैं। इनका क्रांतिक तापमान सामान्यतः 10 से 13 केल्विन के मध्य होता है। ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते। इसका प्रथम अतिचालक यौगिक लेड मतलब शीशा, विस्मित की मिश्र धातु, जिसका 1930 में खोज किया गया, निर्मित की गई है। इस श्रेणी को अतिचालक हार्ड अतिचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 अतिचालक इस श्रेणी के यौगिक धातु के यौगिक और मिश्र धातु के बने होते हैं, जिनका तापमान 10 से 13 केल्विन के मध्य होता है। ये पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते। टाइप 2 श्रेणी का प्राथमिक अतिचालक यौगिक लेड विस्मित मिश्र धातु 1930 में निर्मित की गई। टाइप 2 किस हो गई? अतिचालक कठोर अतिचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है। टाइप 2 में यौगिक लेड विस्मित मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, इसका तापमान दोस्तों कितना होता है? 0 से 10 के बीच में, और टाइप 2 में 10 से 13 के बीच के में केल्विन के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें धातुएं और उपधातुएं होती हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? यौगिक लेड विस्मित और मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं माइजनर प्रभाव। ठीक है, तो अतिचालक पदार्थ किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। यदि इन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अतिचालक को न छूकर उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। इस घटना को मुख्य मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। वर्तमान में बुलेट ट्रेन ऐसे सिद्धांत पे कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बोला जाए माइजनर प्रभाव क्या है, तो आप दोस्तों बोलिए, अतिचालक पदार्थ किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। यदि उन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अतिचालक को न छूकर उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। इस घटना को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। वर्तमान में बुलेट ट्रेन इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आपसे दोस्तों 1 मिनट इरेज कर देता हूं। माइजनर प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? लेविटेशन। ये क्या है? बुलेट जो ट्रेन है दोस्तों, ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसलिए पीटी के हिसाब से 2020 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे बोला जाए माइजनर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये अतिचालकता से संबंधित है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन के उसमें कार्य करता है। बुलेट ट्रेन इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैगलेव ट्रेन। वह ट्रेन जो मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर कार्य करती है वह मैगलेव ट्रेन कहलाती है। ठीक है, मैगलेव ट्रेन वह ट्रेन जो मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर कार्य करती है, मैगलेव ट्रेन कहलाती है। ठीक है, तो इस तकनीक में अतिचालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग करके वह वाहन के सतह से लगभग 1 से 6 इंच के ऊपर लटक कर चलाया जाता है, ताकि रेलगाड़ी घर्षण से प्रभावित न हो, उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। मैगलेव ट्रेन गति लगभग 500 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होती है
उल्लेखनीय है कि मैग्लेटिव ट्रेन के पहिए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसकी गति है 500 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो मैग्लेटिव ट्रेन क्या है दोस्तों, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए मैग्नेटिव लेविटेशन पे तकनीकी पे कार्य करती है। ठीक है, किस तकनीक पे कार्य करती है? तो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पे कार्य करती है। अगर आपसे ये बोला जाए मैग्लेटिव ट्रेन की गति क्या होती है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। ठीक है, और इसमें सामान्यतः पहिए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्लेटिव ट्रेन क्या है दोस्तों? तो वह ट्रेन जो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पे कार्य करती है उससे मैग्लेटिव ट्रेन कहलाती है। इस तकनीकी में अतिचालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग करके वाहन की सतह से लगभग 1 से 6 इंच ऊपर लटक कर चलता रहता है ताकि रेलगाड़ी घर्षण से प्रभावित न हो और उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। और मैग्लेटिव ट्रेन की गति लगभग 500 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक नहीं होती। उल्लेखनीय है कि मैग्लेटिव ट्रेन में पहिए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों माई जनरल प्रभाव, इसमें बुलेट ट्रेन किस पे कार्य करती है? तो बुलेट ट्रेन दोस्तों किस पे कार्य करती है? मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पे कार्य करती है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रभाव है। और मैग्लेटिव ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक में कार्य करती है। जो इसका तकनीक है तो सेम है, मैग्लेटिव लेविटेशन तकनीक है। ठीक है, इसमें पहिए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, भारत में अतिचालकता अनुसंधान, भारत में इंडिया में रिसर्च कब कब की गई अतिचालकता पे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 1987 अतिचालकता और इससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय और कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड प्रोग्रामेबल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, तो 1987 में अतिचालकता और उससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय और कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड प्रोग्रामेबल मैनेजमेंट बोर्ड पीएमबी का गठन किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोला जाए 1985 में, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय का गठन किया गया तो उसको बोलते हैं पीएमबी, प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, फरवरी 1991 में दोनों को सम्मिलित रूप में राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड एनएसटीबी का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो 1987 में अतिचालकता और उससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड प्रोग्रामेबल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया और फरवरी 1991 में नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड एनएसटीवी का नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम के पहले चरण 1988-91 में देश भर में 65 परियोजनाओं को आरंभ किया गया। ये परियोजनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आरंभ किया गया है। ठीक है,
तो भारत में राष्ट्रीय अतिचालित कार्यक्रम नेशनल सुपर कनेक्टिविटी प्रोग्राम के पहले चरण 1988 और 1999 में देश भर में 65 परियोजनाओं को आरंभ किया गया। ये परियोजनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु प्रौद्योगिकी संस्थानों के देश में विद्यालयों को आरंभ किया गया। ठीक है, तो मैं अगर आप दोस्तों आपसे बोलूं तो 1987 में प्रोग्रामेबल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया और 1991 में दोस्तों क्या गठन किया गया? नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, और 1988 और 1991 में देश भर में 65 परियोजनाएं प्रारंभ किया गया। तो ये भी किस में दोस्तों किया गया? नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम के तहत क्या किया गया? इसमें 2 विभाग मेन है, कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं भारत में अतिचालित अनुसंधान कब कब किया गया, तो 1987 में प्रोग्रामेबल मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया। फरवरी 1991 में नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस टेक्नोलॉजी बोर्ड NSTB का गठन किया गया। ठीक है, फिर भारत में नेशनल सुपर कनेक्टिविटी प्रोग्राम के पहले चरण 1988 से 1991 के बीच देश भर में 65 परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आरंभ किया गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अतिचालक अनुसंधान संस्थान कौन कौन से अनुसंधान है। तो इसमें पहला राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। ठीक है, सेकंड केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान पिपलानी राजस्थान। थर्ड टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई। फोर्थ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। फिफ्थ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई। 7th नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, जिससे पहले क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेंद्रम में था। 8th केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान कोलकाता। ठीक है, तो राष्ट्रीय अतिचालक अनुसंधान की जो संस्थान है तो एक नहीं कई सारे हैं। जैसे एक दिल्ली में है, तो नई दिल्ली में कौन पहला एक है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। ठीक है, फिर एक राजस्थान में है, तो राजस्थान में कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिपलानी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट मुंबई में 2 हैं, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, फिर एक भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। फिर एक चेन्नई में भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में कौन सा है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर एक कोलकाता में है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे इंडिया का अगर आप छोटा सा ऐसे मैप बना के थोड़ा सा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पे दिल्ली नई दिल्ली है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में पहला नंबर है। ठीक है, फिर एक राजस्थान में है, ये दूसरा नंबर। तो नई दिल्ली में कौन है? राष्ट्रीय प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। दूसरा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान पिपलानी राजस्थान में है, दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में मुंबई में 3 और 4 नंबर के हैं।
ठीक है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई 3rd नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई, फिर बेंगलोर कर्नाटक में 5 नंबर का है, 5 नंबर का है। तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु, फिर आप आ जाइए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 6 नंबर का है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ है। तिरुवनंतपुरम केरला में 7वां है। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस टेक्नोलॉजी। तो इसको पहले त्रिवेंद्रम में था, अब ये तिरुवनंतपुरम में है। और 8वां आप यहाँ आ जाइए बंगाल में है, ठीक है। तो केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो अगर आपको देखा जाए तो राष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान एक दिल्ली में है नॉर्थ में, फिर एक राजस्थान में है, 2 महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटका में है, और एक चेन्नई में है, एक केरल में और एक कोलकाता में है। 8 हो गए, सिंपल सा है। तो आप ऐसे अगर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट 1950 से शुरू हुआ, मतलब आज़ादी के बाद से शुरू हुआ, ठीक है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग महंत होमी जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई ने किया। तो 1902 महान व्यक्ति थे 1995 में। कौन कौन दोस्तों? होमी, जहांगीर भाभा और कौन? विक्रम साराभाई, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रथम अध्यक्ष व सचिव MGK मेनन ने बनाए गए, ठीक है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आयोग बना, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के फर्स्ट अध्यक्ष एंड सचिव कौन बने दोस्तों? तो MGK मेनन को बनाया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष और सचिव किसको बनाया गया? MGK मेनन को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट 1970 सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 7th 5 ईयर प्लान में 1985 to 90 आयात और निर्यात नीति को प्रोत्साहन करने के लिए आयात एंड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नीति, उसमें 35% इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को दर्जा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज परिषद, ठीक है, का गठन किया गया, जिसमें 23 सदस्य थे। इसका कार्य ADI इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज परिषद का विकास नीति का निर्माण करने का निर्देशन किया गया, ठीक है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास अगर दोस्तों देखा जाए तो आज़ादी के बाद ही जल्दी ही शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 1950 से। इसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ठीक है। और 20 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष और सचिव कौन बने? तो MGK मेनन बने। और 1970 में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर का प्रयोग भारत में हुआ। और 5 ईयर प्लान 1985 से 90 में आयात और निर्यात नीति को प्रोत्साहन के साथ ही 35% की वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज परिषद का गठन, इसमें 23 सदस्य थे। इसका कार्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की विकास नीति का निर्माण व निर्देशन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय
एडी फैक्ट्री कमेटी का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य मानकों का निर्माण करना। तो भारत में एडी फैक्ट्री कमेटी का गठन किया गया, जिस मानकों का निर्माण करना था। 1982 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हद तक आत्मनिर्भर बने और प्रथम बार रंगीन टीवी का उत्पादन आरंभ हो सके। तो 1982 में प्रथम बार क्या हुआ दोस्तों? रंगीन टेलीविजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1982 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला पॉइंट। पीटी के हिसाब से भारत में 1982 में इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हद तक आत्मनिर्भर बना और प्रथम बार रंगीन टेलीविजन का उत्पादन आरंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसमें 23 मेंबर थे। ठीक है, तो अक्टूबर 1973 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा बनाया गया, क्योंकि 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग का गठन किया गया। इसके कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं को पता लगाना। ठीक है, औद्योगिकी विकास का परिषद अक्टूबर 1973 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा बनाया गया, जो इसके कार्य हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान मतलब रिसर्च, डेवलपमेंट मतलब विकास की आवश्यकताओं को पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर नियंत्रण उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ, अवयव, संचार, प्रसारण, रडार, सोनार, नौक संचालन की आवश्यकता, सामग्री तथा वैद्युत यंत्र की अवयव और उप संस्कार के क्षेत्र में कार्यकारी दल गठित किया गया। ठीक है, तो औद्योगिकी परिषद अक्टूबर 1973 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर नियंत्रक उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ और अवयव, संचार, प्रसारण, रडार, सोनार, नौका संचालन में सहायक सामग्री तथा वैद्युत यंत्र की अवयव संस्करण क्षेत्र में काफी दल गठित किए गए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क। ठीक है, 1 अप्रैल 1993 में 1 अप्रैल 1993 EHTP इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र सरकार ने बनाया। भारत के विभिन्न राज्य एवं संघशासित प्रदेशों द्वारा अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान, जापान, इंग्लैंड की बड़ी कंपनियों का समझौता हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी द्वारा लगातार भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क के लिए 1 अप्रैल 1993 में, क्योंकि 1991-92 में भारत में LPG रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991-92 में आया। तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क के लिए 1 अप्रैल 1993 में क्या बनाया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना केंद्र सरकार ने अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान, जापान, इंग्लैंड बड़ी कंपनी के साथ समझौता किया, भारत में FDI को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम पर्टिकुलर MP के हिसाब से देखेंगे। तो MP के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सागर में बनाया गया, वो नवीनतम है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें 2 भोपाल और जबलपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क कहाँ कहाँ है MP में? सागर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क 1 अप्रैल 1993 में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना केंद्र सरकार ने लाया, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान, जापान, इंग्लैंड को
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो एमपी में सागर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में बनाया गया। भोपाल और जबलपुर में देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया, जिसमें से 2 एक भोपाल और दूसरा जबलपुर और 5 अदर उसमें बनाए, तो वो भी एमपी के साथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ESTP इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पर की विशेषताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट, राज्य सरकारें, सार्वजनिक, निजी प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकारें, सार्वजनिक हो या प्राइवेट हो, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क EHTP इकाई मूल्य परिवर्धन हेतु स्वतंत्र होगी, लेकिन उच्च मूल्य परिवर्धन उच्चतर बाजार के घटक को प्रोत्साहित होगा। ठीक है, तो EHTP इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई मूल्य परिवर्धन हेतु स्वतंत्र होंगी, लेकिन उच्च मूल्य परिवर्धन उच्चतर बाजार के घटकों को प्रोत्साहित होगा। ठीक है, थर्ड, इसका उपयोग क्या है दोस्तों पार्क का, बाजार की आवश्यकताओं के लिए एक से अधिक उत्पादों के निर्माण एवं उत्पाद मिश्रण हेतु EHTP इकाई स्वतंत्र होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज क्या क्या आपको पढ़ा दिया, थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर 1998 में जेनिक लेवी ने आईसी सर्किट गठन की, इसमें डिजिटल और एनालॉग होता है। ठीक है, फिर मैंने कूपर बॉन्ड बताया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक सिद्धांत। ठीक है, फिर इनको 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला बेसिक सिद्धांत में। ठीक है, अच्छा लगता बताया, फिर अनुसंधान बताए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विकास बताया आपको, प्रौद्योगिकी विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क सागर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में है 5 जगह। फिर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।